बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स में टॉपिक आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें दो आपके सामने मेजर टॉपिक्स हैं, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों का आपस का बड़ा गहरा ताल्लुक है और कोर्स आउटलाइन में ये हमारा टॉपिक है। बल्कि अगर आप इससे अगले टॉपिक देखें, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एल्गोरिदम्स, एनालाइजिंग प्रॉब्लम, डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन, टेस्टिंग डिज़ाइन सॉल्यूशन, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, ट्रांसलेशन ऑफ एल्गोरिदम टू प्रोग्राम्स, तो इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें हम इनिशियल लेवल की, प्रीलिमिनरी लेवल की हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट्स हमने देखे हैं प्रीवियसली और एल्गोरिदम आज देखेंगे। एल्गोरिदम से प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस to solve a particular problem, to solve a targeted problem, specific problem। तो इसमें डेफिनेटली जो मेन चीज है वो है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एल्गोरिदम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये वेल डिफाइंड होती हैं। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि जो इस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करें या उसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलें। इट टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट और इनपुट्स, यानी कि एल्गोरिदम इनपुट्स लेता है एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एवरीथिंग इज elaborated here, illustrated in this diagram। you can see लेफ्ट साइड पे इनपुट है जो कि जो डायमंड बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स है, असल में ये आपका एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को प्रोवाइड हो रही है। ठीक है जी। फिर एल्गोरिदम क्या है? सेट ऑफ रूल्स और यू कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। फिर उन इंस्ट्रक्शंस, उन रूल्स के अकॉर्डिंग डाटा के ऊपर, इनपुट के ऊपर आपका एल्गोरिदम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और अल्टीमेटली आउटपुट शो कर दी जाती है। एल्गोरिदम्स जनरली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां। तो एल्गोरिदम में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, कौन कौन सी उसके फीचर्स उसमें डेफिनेटली होने चाहिए, वो हम देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ देम इज फाइनाइटनेस, यानी कि इंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट। ऐसा नहीं है कि वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम मस्ट कंप्लीट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड। फाइनाइट क्या हो सकती हैं? 1000 हो जाएंगी, 10,000 हो जाएंगी। ठीक है, ये नहीं है कि वो ट्रिलियंस हैं और फिर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जो सफिशिएंट साइज के एल्गोरिदम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वहां पे थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड कॉमन सी बात है। बहरहाल थाउजेंड्स भी फाइनाइटनेस में ही आएंगी। तो पहला इसका फीचर। दूसरा, इनपुट, द एल्गोरिदम रिसीव्स इनपुट 0 और मोर क्वांटिटीज। सम टाइम कुछ सिंपल एल्गोरिदम होते हैं जो कि इनपुट नहीं लेते। ठीक है जी, उनमें क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन कोई वैल्यू, कोई इनपुट नहीं ले रहा होता। ओके, 0 और मोर क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड। अगर 0 है डेफिनेटली फिर तो कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा होगा। अगर ज्यादा है तो वो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली से क्या मुराद है? प्रोवाइडेड बाय द यूजर। जब यूजर उसको, प्रोग्राम को रन करेगा, यूज करेगा, चलाएगा, तो वो उस वक्त एक्सटर्नली वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। एक्सटर्नल की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सटर्नल को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नया प्रोग्राम हम बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं आज की डेट के साथ 23/8।
और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अब इसमें यू नो के एक मेन फंक्शन तो होगा ही, मेन फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ void मैसेज, और इधर हम क्या करते हैं printf में हम कहते हैं कि क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। ओके, अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं। कैसे? मैसेज, सिर्फ फंक्शन का नेम लिखूंगा, और जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूं तो ये कह रहा है मेन मस्ट रिटर्न इंट, सो इट इज सेइंग, अच्छा इसकी एक्सटेंशन .cpp आ गई। अगर मैं इसको, चूंकि cpp में सम टाइम वो बाउंड कर देता है, अगर मैं इसको C में सेव करूं तो फिर सम टाइम ये विदाउट रिटर्न भी कॉल हो जाता है। ओके, कॉल हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है जी। अब ये जो फंक्शन है आपका मैसेज के नाम से फंक्शन, अब ये कोई इनपुट नहीं ले रहा, लेकिन ये कुछ आउटपुट शो कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट, ये इसी फंक्शन की वजह से ही हो रही है। तो बहरहाल जो हमारा एल्गोरिदम है वो जीरो या ज्यादा क्वांटिटीज एज एन इनपुट ले सकता है एक्सटर्नली, और अगर ये क्वांटिटीज लेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई क्वांटिटीज लेगा तो कैसे लेगा, मैं कहता हूँ इधर कोई मैं इंट टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ, फंक्शन का मेथड का फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं सम, और मैं क्या देता हूँ स्क्वायर, और इसकी रिटर्न टाइप भी हम कोई इंट टाइप की ये वैल्यू रिटर्न करेगा, और मैं कहता हूँ रिटर्न a इंटू ओके a इंटू a, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस स्क्वायर फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे एक वैल्यू देना पड़ेगी, कोई भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ। अब ये फंक्शन मैंने कॉल किया, इस फंक्शन को इसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, और ये वैल्यू मैं किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। ठीक है जी, और इस वेरिएबल में रिजल्ट अब मौजूद है, सेव हो चुका, रिसीव हो चुका। अब इस रिजल्ट को मैं प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। आई हैव टू use format specifier here, and I can write here the square of because it is a static value anyhow, constant, square of 4 is, और इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद जो है वेरिएबल का नाम वो क्या है जी, रिजल्ट। ठीक है जी। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करूंगा तो इसने दे दिया द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। ठीक है, तो अब ये देखें हमने जो वैल्यू प्रोवाइड की है, वो वैल्यू हमने कहाँ से प्रोवाइड की, वो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड की, या फिर इनपुट ले सकते हैं हम यूजर से। किस तरह से? मैं कहता हूं इंट वैल तो ये हमने वैल एक वेरिएबल लिया, इसमें हम इनपुट ले लेते हैं। स्कैन एफ करवा, पहले प्रिंट एफ अगर आपने करना है, मैसेज देना है कोई यूज़र को, तो आप मैसेज दे लें कि जी काइंडली एंटर अ वैल्यू टू फाइंड स्क्वायर। ठीक है जी, यूज़र से वैल्यू, अब ये एक एक्सटर्नल वैल्यू आएगी, मतलब अब आप स्कैन एफ करेंगे तो वैल्यू जो आएगी एक्सटर्नली आएगी, यूज़र से आएगी। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे %d
कॉमा एम्परसेंट साइन और वैल। ठीक है जी। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फंक्शन में मैं जो आर्ग्यूमेंट दूंगा वो वैल प्रोवाइड कर देता हूँ। कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा काइंडली एंटर अ वैल्यू टू फाइंड स्क्वायर। मैं कहता हूँ 5, तो उसने स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया। द स्क्वायर ऑफ 4 इज 25 बिकॉज आई हैव रिटन 4 in sentence or string. I can do this way. %d the square of val comma result. Okay, now I have to run it again. तो वैल्यू दे दी 8, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। तो अब ये देखें जो वैल्यू आई है जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो एक्सटर्नल से आई है, एल्गोरिदम के एक्सटर्नल से आई है, मतलब यूजर से आई है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू खुद से प्रोवाइड करूँ स्टैटिक या कांस्टेंट आप कह लें, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँ तो ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल होगी। एल्गोरिदम जब हम कोड कर रहे थे, जब हम इसकी कोडिंग कर रहे थे उसी वक्त मैंने वैल्यू बता दी। लेकिन एक्सटर्नल से क्या मुराद है? प्रोग्राम रन हुआ, जब रन हो गया अब हम एल्गोरिदम से बाहर आ चुके हैं। इट इज़ अ रन टाइम, नाउ प्रोग्राम इज रनिंग। यहाँ से एक और चीज़ भी देखें कि प्रोग्राम में दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, क्या रन टाइम, एक है कंपाइल टाइम। तो रन टाइम पे मैं जो भी वैल्यूज दूंगा वो एक्सटर्नल टू एल्गोरिदम होगी। ठीक है जी, ये एक्सटर्नल टू प्रोग्राम होगी। मैंने वैल्यू दी 9, सॉरी वैल्यू दी मैंने 9 7, तो अब इसका रिजल्ट दे रहा है द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। ठीक है। अब ये एल्गोरिदम के एक्सटर्नल से वैल्यूज आती हैं, ये समझाने के लिए हमने ये स्क्वायर फंक्शन बनाया और हमने बताया कि जब हम इस प्रोग्राम को कॉल करते हैं, प्रोग्राम असल में एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शन फॉर्म कह सकते हैं आप, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक्सटर्नल एंटिटी यूजर यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, स्क्वायर फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। तो यही बात यहां पर जो है उसने कही है इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में। द एल्गोरिदम रिसीव्स इनपुट, 0 और मोर क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिदम है, उसमें उस एल्गोरिदम के फर्दर बहरहाल पार्ट्स हैं, उसमें ये एक फंक्शन है छोटा सा स्क्वायर के नाम से। जब हम इसको रन करते हैं तो एक्सटर्नली एक वैल्यू यूजर प्रोवाइड करता है। इट इज द कॉन्सेप्ट विच इज डिस्क्राइब्ड हियर इन इनपुट। तो ये एल्गोरिदम के फीचर्स, पहला फीचर, पहली प्रॉपर्टी है फाइनाइटनेस। एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शंस फाइनाइट होनी चाहिए। एल्गोरिदम को इनपुट ले सकता है, आउटपुट, द एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस आउटपुट। इफ वी आर यूजिंग एल्गोरिदम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, तो जाहिर बात है कोई आउटपुट भी तो आएगी ना। ठीक है। एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड, एटलीस्ट वन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो ये थर्ड फीचर है एल्गोरिदम का। नेक्स्ट इज प्रिसिशन। प्रिसिशन कहते हैं एक्यूरेसी को, करेक्टनेस को। द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड, ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस। ठीक है। तो हर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए, हर इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए। अनएम्बिगियस, एम्बिगिटी कहते हैं डाउट को, कंफ्यूजन को। तो इंस्ट्रक्शंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्लियरली रिटन हो। फिजिबिलिटी, इट मस्ट बी फिजिबल टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन। सम टाइम बाज इंस्ट्रक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिनको एग्जीक्यूट करना फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, उसकी कई एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, योर कंप्यूटर्स आर अनएबल टू डिवाइड एनी क्वांटिटी बाय 0। ठीक है। इसके अलावा भी कई एक सूरतें या कई एक उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हो सकती हैं। या फिर यू वांट टू एक्सेस अ फाइल विच इज एक्चुअली नॉट देयर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर क्या होगा? वो फिजिबल ही नहीं, वो इंस्ट्रक्शन आपकी चल ही नहीं सकती। ठीक है।
Flexibility, it should also be possible to make changes in the algorithm without putting so much effort on it. If the requirement of the user is changed, then you should be able to change the algorithm. You should be able to change the program so that change requirement should met. ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर में, ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स में. जब आपके पास कोई कस्टमर आता है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए तो उसे स्टार्ट पे डिटेल्स नहीं पता होती, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसे डिटेल्स का भी नहीं पता होता कि उसने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं. और इसको रियल लाइफ से भी आप समझ सकते हैं. अगर आपने घर पे कंस्ट्रक्शन करवानी है, घर पे आपने कोई किसी भी तरह की आपने ड्रेस स्टिच करवाना है, अपना सूट स्टिच करवाना है, तो आप टेलर को ऑर्डर दे आए, फिर आप फ़ोन करके कह सकते हैं कि जी इस डिज़ाइन की बजाय ये डिज़ाइन स्टिच कीजिएगा. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स चेंज बहरहाल होती हैं, तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए. जनरलिटी, द एल्गोरिदम अप्लाइज टू अ सेट ऑफ इनपुट्स. ऐसा नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक इनपुट्स के ऊपर तो रिजल्ट सही आ रहा हो, लेकिन अगर आप इनपुट्स चेंज करें तो रिजल्ट सही ना आए. फॉर एग्जाम्पल I can give you some example here. मैं ये कहता हूं कि I am writing here a law A. अच्छा, अब ये देखें, हमने जो हमारा मैथमेटिकल अलजबरा है और बुलियन अलजबरा, ये आपके लॉज हैं जो कि दोनों के दोनों लॉज एसोसिएटिव लॉ आपके बुलियन अलजबरा में दोनों करेक्टली इम्प्लीमेंट होते हैं. लेकिन ये सेकंड वाला जो लॉ है ये हमारे नॉर्मल मैथ्स अलजबरा में अप्लाई नहीं होता. ये देखिए, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखा. ठीक है जी, हमने ए बी और सी की वैल्यूज़, हर तीनों की वैल्यू 2 अज्यूम की और ये रिजल्ट सही नहीं आ रहे. लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूज़ में थोड़ी सी चेंज कर लूँ, है ये मैथ्स, अगर मैं ए की वैल्यू 1 कर दूँ, बी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए की वैल्यू 1 है और मैं कहता हूँ कि जी बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है, तो ये सही इसका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, बट इट इज़ नॉट जनरल, इट इज़ स्पेसिफिक. ये किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ रिजल्ट सही आ रहा है लेकिन जनरल नहीं आएगा. वेन एवर आई विल चेंज वैल्यूज़ तो रिजल्ट इसका चेंज हो जाएगा, रिजल्ट इसका ख़राब हो जाएगा. ऊपर वाले में बिल्कुल सही आएगा. ठीक है जी, तो इसी तरह से आप समझें कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो जनरल होना चाहिए, अप्लाइज टू जनरल सेट ऑफ इनपुट्स, और यू कैन से डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स. ऐसा नहीं है कि किसी खास इनपुट के साथ वो सही आए, जब आप वैल्यू चेंज करें तो फिर जो है वो उसका रिजल्ट चेंज हो जाए या वो ख़राब हो जाए. ठीक है, तो ये एल्गोरिदम के कुछ फीचर्स हैं. उसके बाद एल्गोरिदम्स की आ गई टाइप्स. तो एल्गोरिदम में ये सारे फीचर होने चाहिए. नेक्स्ट है एल्गोरिदम की टाइप्स. अब एल्गोरिदम की टाइप्स, यहाँ पर हम चंद टाइप्स सिर्फ डिस्कस इसलिए करेंगे ताकि आपको मैं बता सकूं कि एल्गोरिदम में मल्टीपल टाइप्स पाई जाती हैं. अदरवाइज इनको हम कोई बाउंड नहीं कर सकते. देयर आर अ नंबर ऑफ टाइप्स. ठीक है जी, सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम आर डिस्कस्ड हियर. अब हमें ये तो पता चल गया कि एल्गोरिदम एक फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. अब उन एल्गोरिदम्स की टाइप्स देखें. सबसे पहले ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम. ब्रूट फोर्स ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हमने बिल्कुल सादा तरीन तरीके से लिखी होती हैं. ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, इससे मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ. फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास अगर कहीं पे किसी डोर के ऊपर लॉक लगा हुआ है और उसकी चाबी गुम गई है, मसला बन गया ना एक. अब उसको लॉक को ओपन करना है, तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा? ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ये होगा कि थोड़ा पकड़ लें एक, ठीक है जी, हैमर पकड़ लें और उसके ऊपर बरसाना शुरू कर दें. इंटेलिजेंट सोल्यूशन क्या होगा
कि आप कोई उसका कटर देख लें, कोई और चीज़ ऐसी देख लें जिससे आप कोई उसको लॉ को अप्रोप्रिएट वे में काट लें, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन होता है हम वही अडॉप्ट करते हैं, उसमें कोई इंटेलिजेंस इंक्लूड नहीं होती। इट इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब कह लें यहाँ पे कोई एक आध वर्ड मिसिंग है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स आर एग्जैक्टली व्हाट दे साउंड लाइक, straightforward methods of solving a problem. They rely on absolute computing power, वो ताकत का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, कोई इंटेलिजेंस या कोई जिसे कहते हैं क्लेवरनेस उसमें नहीं होती। एंड ट्राइंग एवरी पॉसिबिलिटी रादर देन एडवांस्ड टेक्निक्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कोई एफिशिएंट वो सोल्यूशन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। लकीली जिसे कहते हैं तुक्के से कोई ऐसा हम कोड लिख लें तो लिख लें, अदरवाइज वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सटेंसिवली यूज कर रहा होता है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ठीक है जी। उसमें हमारी रैम, हमारा सीपीयू ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा होता है। दूसरे एल्गोरिदम की टाइप है रिकर्सिव एल्गोरिदम, ये भी बड़े फेमस हैं। रिकर्सिव ये सिर्फ आपको इसलिए ताकि आप कहीं पे कोई डिस्कशन, कोई बात भी कर सकें, कोई आपको पता हो इन चीज़ों का। आगे खैर अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे भी डिटेल में। रिकर्सिव एल्गोरिदम में हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, सिमिलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोई एक मेथड डिज़ाइन करते हैं, कोई फंक्शन डिज़ाइन बनाते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। अ रिकर्सिव एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन रिकरियन। रिकरियन कहते हैं कॉलिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन और डूइंग द सेम task again and again. In this case, a problem is broken down into several subparts and called the same function again and again. ठीक है जी। नेक्स्ट है डिवाइड एंड कंकर। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें रिकर्सिव एल्गोरिदम की बजाय उस तरह का तरीका नहीं है। हम अपने प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और हर एक छोटे प्रॉब्लम का डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। रिकरियन में और डिवाइड एंड कंकर में सिर्फ एक फर्क है। रिकरियन में हमारे पास जो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको छोटे प्रॉब्लम में जब हम डिवाइड करते हैं तो छोटे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सिमिलर होते हैं, हर छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सा ही होता है। लेकिन डिवाइड एंड कंकर में ऐसा नहीं होता, हम उन छोटे प्रॉब्लम्स को सेपरेटली सॉल्व करते हैं और उसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है जी। The solution together to get the final solution. Okay, it consists of the following three steps. First step is division of larger problem. Second step is solution of each smaller problem. Third step is combination of solution of each sub problem, every sub problem. जब उसको हम कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल हमारा सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद टाइप्स बेशुमार हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप है सर्चिंग एल्गोरिदम। इसमें हम कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से कोई खास कोई एलिमेंट सर्च करते हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम कहलाते हैं, ठीक है जी। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं, वो आगे चल के किसी और कोर्स में कभी देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग एल्गोरिदम। समटाइम वी हैव टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाते हैं, ठीक है जी। और ये दो तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिदम। In order to write an algorithm, the following things are needed as a prerequisite. अब वो कौन सी हैं चीजें? The problem that is to be solved by this algorithm, that is clear problem definition और clear problem statement. आपको पता होना चाहिए what you are going to solve. If you are unaware, if you are unclear about the problem statement, then how it is possible कि आप उसको सॉल्व कर लें? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। The constraints of the problem must be considered while solving the problem. आपको कहा गया कि आपने ये
प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन आपने इसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व करना है, लेकिन आपने इसको फॉर लूप इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये क्या है, हदबंदियां हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए। फिर द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको इनपुट का पता होना चाहिए कि इनपुट कौन सी है, कहां से आनी है, किस टाइप की होगी, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट किस तरह की आएगी, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है जी। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स, फिर आपको पता होना चाहिए कि इन गिवन कंस्ट्रेंट्स में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, या किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। Then the algorithm is written with the help of the above parameters such that it solves the problem. अगर आप इन तमाम चीज़ों को टेक केयर करेंगे तब आप इस काबिल होंगे कि आप ऐसा एल्गोरिदम लिखें जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। राइट और फिर हमने वाइट बोर्ड पे बहरहाल कोई छोटा सा एल्गोरिदम लिख के भी देख लिया। तो ये था एल्गोरिदम के बारे में। नेक्स्ट इज problem solving, because our today's topic have two portions, algorithms and problem solving। तो problem solving को हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसका सॉल्यूशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम क्या है, एनी क्वेश्चन और मैटर इन्वॉल्विंग डाउट, अनसर्टेनिटी और डिफिकल्टी। ठीक है, डाउट है, अनसर्टेनिटी है, डाउट शक, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी और डिफिकल्टी मुश्किल। ये तीनों चीजें या इनमें से कोई दो या कोई एक अगर पाई जाएगी देन दैट इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ टास्क, अ सिचुएशन और पर्सन विच इज डिफिकल्ट टू डील विद और कंट्रोल ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी। स्पेसिफिकली वी आर, बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग जस्ट प्रॉब्लम, वी आर नॉट स्पेसिफिकली डिस्कसिंग प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो उसकी भी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि आप उसको समझ जाएं, उसको डिफाइन कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। डिटर्मिनिंग द कॉजेज एंड रिक्वायरमेंट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन। बिकॉज एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास प्रायोरिटाइजिंग भी आता है। इफ सम प्रॉब्लम हैव मोर देन वन सॉल्यूशंस देन वी मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रायोरिटाइजिंग बिटवीन ऑल ऑफ द सॉल्यूशंस कि उनमें से बेहतर कौन सा है, सूटेबल कौन सा रहेगा। ठीक है जी। तो इसको बहरहाल ब्रेकडाउन भी किया गया। फाइंडिंग सूटेबल solution of problem can be accomplished by following basic 5-step problem solving process। इस पे मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा कि यहां पर इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 5 स्टेप्स कौन से हैं? पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वेयर प्रॉब्लम इज described precisely, concisely, clearly, unambiguously। तो उस स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं कि उसमें इनपुट क्या आएगी, प्रोसेसिंग क्या क्या होगी, आउटपुट क्या होगी। ठीक है जी। व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम बाय रीडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, then what is the next? Generate alternative solutions, because I already have told you that one problem might have a number of solutions, 2, 3 and more।
तो आप उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, evaluate and select a good solution। अब उन डिफरेंट सॉल्यूशंस में से आप कोई आफ्टर एवेल्युएशन आप कोई अच्छा सॉल्यूशन चूज करेंगे। देन इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, फिर आप उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे और उसका फॉलो अप भी करेंगे, उसकी टेस्टिंग वगैरह, उसकी मेंटेनेंस वगैरह करते रहेंगे। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो अब हम इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ये कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है बिकॉज टाइम इज रियली शॉर्ट, तो ये बिल्कुल मैंने सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंक्लूड की हैं और इनमें से मेरी कोशिश थी कि मैं कोई आपको 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करवाता और फिर कुछ आपके लिए असाइनमेंट भी थी। लेकिन अब इनमें से हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्टेप्स थे उसको ज़रा देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो मैं एक प्रॉब्लम पकड़ूंगा विच इज लिटल यू कैन से नॉट वेरी इजी, उसको लेंगे हम, बाकी आप उसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके हम डिफरेंट सोल्यूशन देखेंगे, एक भी देख लें तो बड़ी बात है। तो हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, दिस वन, इसको सबसे पहले हमें रीड करना पड़ेगा। अ क्लॉथिंग ब्रांड ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। अब यहां पे जो कीवर्ड्स हैं पहले मैं उनको हाईलाइट करता चला जाता हूं ताकि हम इसको इजीली, एक क्लॉथिंग ब्रांड है जो कि 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ऑन ईच आइटम। व्हाट डज इट मीन कि जो डिस्काउंट है वो फ्लैट है, कोई सिलेक्टेड आइटम्स पे नहीं है। अ लेडी बाइज 5 शर्ट्स, ठीक है जी, 5 शर्ट खरीदी फ्रॉम दिस ब्रांड। अब आगे, अब ये एक थोड़ा सा प्लॉट था, बैकग्राउंड था कि 15% डिस्काउंट है और 5 शर्ट्स एक लेडी ने खरीदी हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स, अब देखें, टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है जी, एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय द लेडी एंड ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द शर्ट्स आर दिस। अब इसको जरा इनपुट और आउटपुट को जरा समझें। हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो गिवन है, ठीक है, तो हमें यूजर से कुछ वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो ऑफर्ड डिस्काउंट है वो गिवन है। अब ये सिंपल प्रॉब्लम है, हमने करना क्या है, आउटपुट हमारी क्या होगी, हमने ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, वन दिस थिंग और दिस वन। सेकंड, पहली क्या है, टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि ये जो प्राइस है शर्ट्स की ओरिजिनल तो हमें गिवन है, हमें चाहिए आफ्टर 15% डिस्काउंट इसकी टोटल प्राइस क्या बनी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद टोटल कितना डिस्काउंट अवेल हुआ ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब हम स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाते हैं। इसका आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, मतलब पहले कोई अपने कॉपी पे पेंसिल यूज करते हुए आपको एल्गोरिदम, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग स्ट्रेट अवे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और आई एम रिमूविंग एवरी अदर स्टेप्स। अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक दफा फिर उसको रीड कर लें ताकि कोई फिर एम्बिग्यूटी ना रहे। नोट, अच्छा नोट भी आ गया एंड पे, यूज 5 वेरिएबल्स टू स्टोर द प्राइसेस ऑफ शर्ट्स। अब यहां पर चूंकि हमने वेरिएबल कोई जो है वो वैल्यू कोई यूजर से तो लेनी नहीं, ठीक है, तो हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए। चूंकि ये फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं है, इसमें रुपीज हैं, पैसा कोई नहीं है, तो मुझे इंट यूज करना पड़ेंगे, इंट। अब मैं कहता हूं S1 फॉर शर्ट 1, S2 फॉर शर्ट 2, S3 फॉर शर्ट 3, S4 फॉर शर्ट 4 एंड S5 फॉर शर्ट 5। और इनकी प्राइसेस क्या क्या है, 423 320 इक्वल 423 इक्वल 320
एंड इक्वल एंड इक्वल इक्वल, इनको भी बाकियों को भी देख लें। S3 क्या प्राइस है? 270। नेक्स्ट इज 680520, 680520। नाउ अब देखें, अब हमने हमारे पास जो डिस्काउंट है वो कितना है? 15%। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक वेरिएबल अपनी सहूलत के लिए ले लेता हूं, इंट टोटल प्राइस, और एक ले लेता हूं टोटल डिस्काउंट। और मैंने क्या क्या मालूम करना था? एक मालूम करना था टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ओके, एक है टोटल प्राइस, एक है टोटल डिस्काउंट, एक है अमाउंट टू बी पेड। इट इज लिटल लेंथी वेरिएबल बट वी कैन कॉपी पेस्ट। ठीक है जी। इसके लिए बहरहाल हमारे पास कुछ नेमिंग कन्वेंशंस भी होती हैं। टोटल अंडरस्कोर प्राइस, अमाउंट हम यूज कर लेते हैं, अमाउंट टू बी पेड, और टोटल डिस्काउंट। ओके, अब हमें टोटल प्राइस क्या है जी? टोटल प्राइस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ये आ गई टोटल प्राइस। ठीक है जी। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल डिस्काउंट। टोटल, अब मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए। टोटल डिस्काउंट वुड बी इक्वल टू टोटल अंडरस्कोर प्राइस इंटू 0.15। ठीक है जी। ओके, अब ये मेरे पास टोटल डिस्काउंट आ गया। अब मैंने फाइंड आउट करना है अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड, इसके लिए मैं क्या करूंगा? अमाउंट टू बी पेड इक्वल टोटल प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट। ठीक है जी। अब ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने शो क्या क्या करना था वो देख लें। एक मैंने करना है टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय द लेडी। ठीक है जी। टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये है टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, और टोटल डिस्काउंट अवेल्ड बाय, ये दो चीजें। तो मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट एफ, आई हैव टू यूज द सेम वर्ड्स which are using in this problem statement. So total price after discount, total price after discount is, okay, अब मुझे %d यूज करना है बिकॉज द रिजल्ट इज सेव्ड in a variable. The name of the variable is total price after discount is this one, अमाउंट टू बी पेड। ठीक है जी। और उसके बाद क्या लिखना है, मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है टोटल डिस्काउंट अवेल्ड, टोटल डिस्काउंट अवेल्ड बाय द लेडी। ओके, तो ये क्या है? ये है टोटल डिस्काउंट। फाइन। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये आपकी 10th क्लास की बुक की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हाँ जी। ओके, आई हैव टू व्हाट यू नो, आई हैव टू include here \n, and I also have to zoom in this screen so that we can check accurately. तो जो टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 1882 और टोटल डिस्काउंट अवेल्ड बाय लेडी इज 331। अब इसमें हम एक चीज अपनी सहूलत के लिए ऐड करते हैं। वो क्या? वो हम ऐड करते हैं टोटल
ओरिजिनल प्राइस, ताकि हम उसको थोड़ा सा वैलिडेट कर लें। ओरिजिनल प्राइस ये सिर्फ हमारी सहूलत के लिए है, वरना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा। ओरिजिनल प्राइस इक्वल दिस टोटल प्राइस। ओके, नाउ यू विल सी द आउटपुट। अब जो ओरिजिनल प्राइस थी वो है 2213, ठीक है जी। उसमें से 331 टोटल डिस्काउंट लेडी को मिला, और आप मोटा मोटा हिसाब करें तो 2200 में से 300 निकले तो बाकी तकरीबन 1900, तो वो 1882, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, और जो प्रॉब्लम है वो ये है। और एक दफा मैं इसको रिवाइज करना चाहूंगा, हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, then you must have to understand about input, processing and output. Then you can generate alternate solutions. Otherwise single solution is enough if you think it is not a performance issue. फिर उसके बाद आप उसमें से चूज करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके देख लिया। अब ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस in our WhatsApp group so that I can guide you. Okay.